रात के लगभग 7 बज रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए प्लेन आकाश में चक्कर लगा रहा था। विंडो सीट पर बैठी सुनंदा की नज़रें पल पल करीब आते एयरपोर्ट की झिलमिल करते सितारों सी रोशनी पर टिकी हुई थी। पूरे 4 बरस बाद उसके पांव भारत की धरती पर पड़ने वाले थे। अपनों से मिलने और अतीत के एहसास से जुड़ने का विचार ही मन को उद्वेलित कर देता है। अपनों से मिलना और अपनी धरती से जुड़ना कितना सुखद होता है, यह वही बता सकता है जो वर्षों अपनी धरती से दूर रहा हो। हमेशा की तरह प्लेन के लैंड करने के बाद भी वह सीट पर बैठी थोड़ा भीड़ के कम होने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसके सामने वाली सीट को थामने वाली हाथ पर उसकी नज़र गई। वह एक बेहद खूबसूरत किसी लड़की का लंबी पतली उंगलियों वाला हाथ था, जिसमें हीरा जड़ी अंगूठी दमक रही थी। न जाने क्यों वह उसे बहुत ही जाना पहचाना लगा, अपना सा लगा। अचानक उसे एक झटका सा लगा, ऐसा हाथ तो सिर्फ और सिर्फ मानवी का ही हो सकता है। हीरे की अंगूठी का भी उसे कितना शौक था। उसने मुड़कर उस औरत की तरफ नज़रें घुमाई। उसने अपना पूरा चेहरा ओढ़नी से ढक रखा था, फिर भी कद काठी मानवी से ही मिलता जुलता था। वह झट से अपना बैग उठाए उस भीड़ का हिस्सा बन गई। जाने क्यों उसे लग रहा था कि वह औरत दूर होते हुए भी तिरछी निगाहों से उसे ही देख रही थी। तभी उसके पैरों में जैसे ब्रेक लग गया। अपने बचपन की सहेली मानवी से मिलता जुलता कद काठी देखकर जिस लड़की के पीछे सुनंदा भाग रही थी, वह मानवी कैसे हो सकती थी। आज से पूरे 6 साल पहले उसकी आंखों के सामने जिस मानवी के अस्तित्व का विसर्जन गंगा में कर दिया था, उसके दिख जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पर मन का क्या करे कोई, जहाँ भी थोड़ी गुंजाइश नज़र आती है, असंभव को भी संभव मान लेता है। सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकली तो इधर उधर उसकी निगाहें अपने ममेरे भाई सुबोध को खोजने में लगी। इतने बरसों बाद यहाँ आना भी तभी संभव हो पाया था जब मामा जी ने सुबोध की शादी हाजीपुर में अपने पुश्तैनी मकान में ही करने का फैसला किया था। सुबोध को ढूंढती उसकी निगाहें सामने एक काले रंग के कार पर पड़ी, जिसमें वह औरत बैठ रही थी। बैठने के दौरान अचानक उसके चेहरे से ओढ़नी सरक गई, जिससे उसका चेहरा अनावृत हो सुनंदा की आंखों के सामने आ गया। मानवी की ही सूरत थी, जिसे देख वह स्तब्ध रह गई। उसकी नसों में दौड़ता खून जैसे जम गया हो। वह जड़वत उसे निहारती रह गई। बस पल दो पल में ही कार का दरवाज़ा बंद हुआ और कार आगे बढ़ गई। कार के आगे बढ़ते ही सुनंदा को जैसे होश आया। वह मानवी का नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागी, पर कार तेजी से आगे बढ़ गई और सामने से सुबोध आ गया। उसे संभालते हुए बोला, दीदी आपको क्या हो गया है, कहाँ भागी जा रही हैं? सुबोध की आवाज़ से जैसे उसकी चेतना वापस आ गई। कुछ नहीं, यूं ही कोई परिचित दिख गया था। उसके पांव स्पर्श कर सुबोध सामान गाड़ी में व्यवस्थित करने लगा। जब दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, सुबोध खुश होते हुए बोला, दी मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच आप मेरी शादी में आई हैं। अपने सबसे प्यारे भाई की शादी में भला मैं कैसे नहीं आती। फिर दोनों बातों में मशगूल हो गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक मन में मानवी को लेकर उमड़ते घुमड़ते प्रश्न होठों पर आ ही गए थे। सुबोध, तुम भी तो उस दिन सबके साथ मानवी को लेकर शमशान घाट गए थे ना? क्या तुम लोगों ने वास्तव में मानवी को ही जलाया था या वहाँ पर कोई और थी? अचानक ये प्रश्न कैसे कर रही हैं दी? मानवी को मरे हुए लगभग 6 साल गुजर गए। खुद उसके चाचा ने उसकी शिनाख्त की थी। उसके अस्थि विसर्जन के समय आप भी वहाँ उपस्थित थी। फिर भी वह वाक्य अधूरा छोड़कर उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग बौरा गया हो। वह सुबोध की शादी में आई थी। दूसरी कोई बात पूछने के बदले मानवी के विषय में पूछना उसे खुद ही अटपटा सा लगा। वह थोड़ी लज्जित होते हुए बोली, सुब्बू तू तो मेरा बचपन से ही राजदार रहा है। फिर मैं आज कैसे तुमसे ये ना कहती कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एयरपोर्ट पर मानवी को देखा था और तुमने भी तो मुझे उसके पीछे भागते देखा था।
इतने दिनों बाद आप आई हैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाना स्वाभाविक है। हो सकता है उसकी यादों में उलझा आपका दिमाग किसी दूसरी लड़की में उसे ढूंढ लिया हो। आप हैं भी तो बहुत भावुक। उसे हल्के से चपत जमाते हुए हंसकर सुनंदा बोली, चुप कर, ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी मत बघार, इतनी अकल है मुझ में। बातें करते करते पटना से हाजीपुर का रास्ता, जो करीब आधे घंटे का था, कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। जब कार उसके चिरपरिचित ननिहाल के दरवाजे पर आ रुकी, उसकी खुशी का पारावार न रहा। सामने ही मामी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह कार से उतरकर सीधी उनके गले जा लगी। मामी उसे अपनी बाहों में घेरे में लिए अंदर आ गई। बरसों बाद एक बार फिर उनकी आत्मीयता और प्यार ने उसे अंदर तक भिगो दिया। वैसे भी मामी उसकी माँ से कम नहीं थी। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद वह मामी के ममता के आगोश में ही पली बढ़ी थी। मामा मामी की इकलौती संतान सुबोध उसके लिए अपने भाई से भी बढ़कर था। और यहीं उसे मानवी जैसी दोस्त मिली थी, जो उसकी बहन जैसी थी। फिर भी जब मानवी मुसीबत में पड़ी तो वह उसकी सहायता नहीं कर पाई थी, जिसका मलाल आज तक उसे सताता है। तभी मामी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। कहाँ खो गई बिटिया, परदेस क्या बसी, हम सब तो तेरे लिए बेगाने ही हो गए। नहीं मामी जी, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा मेरा अपना कोई नहीं है। आप ही मेरी माँ हो। शादी ब्याह के माहौल में मामी को कैसे समझाती कि जब से आई है उसका मन मानवी में ही उलझा हुआ था। न जाने क्यों धीरे धीरे उसका विश्वास पक्का होने लगा था कि मानवी जिंदा है। वह पूरे 2 महीने की छुट्टी में आई थी। कितने ही लोगों से मिलना था, अब जाने कब आना संभव हो। यह सोचकर ही आई थी कि इस बार निश्चित रूप से मानवी की मौत की मिस्ट्री सुलझ कर ही जाएगी। पर शादी के माहौल में वह इसकी चर्चा किससे करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर आए लोगों और रिश्तेदारों से ही बात करने में व्यस्त थी। रात में मामी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिरपरिचित कमरे में लगवा दिया था, जिसके ईंट ईंट पर अतीत की यादें बिखरी पड़ी थी। बेहद थके होने के बावजूद सुनंदा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह टहलते हुए खिड़की के पास तक आ गई थी। खिड़की से सामने ही मानवी के घर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। चांदनी रात में भी वह विशाल हवेली नुमा मकान अजीब तरह का मनहूसियत लपेटे किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। इस हवेली में न जाने कितने राज दफन थे। कभी हवेली के इस पिछले हिस्से में फल फूलों से लदा एक सुंदर सा बगीचा हुआ करता था। वह जगह अब लंबे लंबे घासों और जंगली पौधों से भरा पड़ा था। काई से भरे दीवारों पर उगाए बरगद और पीपल के पेड़ों ने उस मकान को और भी मनहूस बना रखा था। कुछ देर तक उस मकान को यूं ही देखती, अतीत के गलियारों में भटकती मानवी को याद करती रही। फिर बिछावन पर आ लेटी। तभी उसे लगा उस कमरे की खिड़की पर एक साया सा खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। यहाँ कौन है? उसकी आवाज़ सुन खिड़की पर खड़े साये में थोड़ी हरकत हुई, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह खिड़की की तरफ लपकी। एक साया तेजी से उसकी खिड़की से हटकर मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। एक पल के लिए लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ी तो उसमें स्पष्ट दिखा, वह मानवी की ही आकृति थी। वहीं पर रुककर वह आकृति पलटी और उसे बाहर आने का इशारा किया। वह सन्न खड़ी रह गई। तो क्या मानवी की आत्मा भटक रही है या मानवी अभी भी जिंदा है? न चाहते हुए भी उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर सुबोध उसके कमरे में आ गया, जो शायद अब तक जगा हुआ था। क्या बात है दी, कोई था क्या? आपको मानवी फिर से दिख गई क्या? वह अवाक निःशब्द खड़ी उसके प्रश्नों को सुन रही थी। उसका उड़ा हुआ पसीने से तर चेहरा देखकर ही वह सब समझ गया था कि उसकी दी को फिर से मानवी के कहीं आसपास होने का भ्रम हो गया है। फिर तो उसी कमरे में वह अपना खाट खींच ले आया और वहीं सो गया। सुनंदा ने भी राहत की सांस ली थी और आंख बंद कर कर सोने का प्रयास करने लगी, पर वह सो नहीं सकी। रात भर मन अतीत के गलियारे में भटकता रहा। जब सुनंदा की माँ मरी थी, वह मात्र 10 वर्ष की थी।
उसके पापा ऑफिस के काम से अक्सर टूर पर रहते थे, इसलिए सुनंदा को मामा मामी को सौंप दिया गया था। उसके मामा मामी सुबोध के साथ हाजीपुर के अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। उसके मामा वहाँ की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में बॉटनी पढ़ाते थे। सुबोध उस समय लगभग 5 वर्ष का था। सुनंदा का उसके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ता था, दोस्तों जैसा। मामी भी सगी बेटी की तरह उसे प्यार करती थी। मानवी मामा के घर के बगल में बने कोठीनुमा मकान में रहती थी। वह और मानवी दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। स्कूल में तो दोनों का साथ रहता ही था। आस पड़ोस में रहने के कारण दोनों की शामें भी साथ गुजरती थी। धीरे धीरे दोनों अतरंग सहेलियां बन गई। मन से नज़दीक होते हुए भी दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। मानवी एक मुखर स्वभाव की निर्भीक और साहसी लड़की थी। ज़रूरत पड़ने पर वह अपना फैसला खुद लेती थी और उस पर कायम भी रहती थी। छोटी थी, तभी वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी की बातें करती। वहीं सुनंदा सरल स्वभाव की दुर्बल लड़की थी, जो हमेशा शांत और चुप रहती थी। वह अपना छोटे से छोटा फैसला भी मामी से पूछ कर लेती थी। इसके इस स्वभाव के कारण अक्सर उसे किसी न किसी सहपाठी से कुटिलता का शिकार होना पड़ता, जिसे वह तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब मानवी को मालूम हो जाता तो जिसने भी सुनंदा को सताया हो, उसे उल्टा सीधा कुछ भी बोला हो, उसे कभी नहीं छोड़ती। उसके साथ होने वाले हर एक अन्याय का विरोध करती। घर हो या बाहर, सबसे सुनंदा के लिए झगड़ती रहती थी। अपने बेबाक स्वभाव के कारण वह अपने ही घर के लोगों की भी निष्पक्ष आलोचना करने से नहीं घबराती थी। उसकी माँ भी अपनी इस बिना किसी बाधा के बोलने वाली अस्पष्टवादी बेटी से कभी कभी परेशान हो जाती थी। अक्सर सुनंदा से कहती, अरे सुनंदा, कुछ तो समझा इसे, तेरी ही बातें तो सुनती है। कुछ दूसरों की भी बातें सुनना समझना सीख ले। कल को दूसरे के घर जाएगी और ऐसी ही उदंड बनी रही तो कैसे निभाएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों स्कूल छोड़ कॉलेज में आ गई। यह उन्हीं दिनों की बात है जब वे दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करने में लगी थी। एक दिन सुनंदा को मानवी और जगवीर की लव स्टोरी के विषय में कुछ उड़ती उड़ती बातें कॉलेज में पता चली। मौका पाते ही वह मानवी से उलझ पड़ी थी। मानवी, तुम्हारे और जगवीर के विषय में ये सब क्या सुन रही हूँ? तुम्हें कुछ होश है कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कहाँ ला खड़ा करेगा? यह मत भूलो कि तुम अपने पापा को खोकर अपने चाचा पर निर्भर हो। तुम अच्छी तरह जानती हो अपने चाचा जी को, जो कभी किसी को छोटी सी छोटी गलती के लिए भी माफ़ नहीं करते। इसलिए देख, सब सच सच बता मुझे, मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। मानवी कुछ देर तक चुपचाप उसकी परेशानी का लुत्फ़ उठाती रही, फिर बोली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सच है कि जगवीर मेरे ऊपर जान छिड़कता है, मेरा पीछा करता है, पर मैं हमेशा उसे नज़रअंदाज करती रहती हूँ। तुम तो जानती हो, मधुकर भी मेरे इर्द गिर्द कम नहीं मंडराया था, पर क्या हुआ? अंत में थक हार कर मेरा पीछा छोड़ दिया। इस प्रेमालाप का भी वही अंजाम होना है। पर सुनंदा क्या जानती थी कि इस प्रेम का कितना भयंकर परिणाम होने वाला था। उस समय मानवी की बातें सुनकर उसने राहत की सांस ली थी, तो उसके विषय में सोचेगी भी नहीं और उससे दूर रहेगी। तुम्हारा एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देगी। मानवी ने वहीं पर बात समाप्त कर दी थी। सारी समझदारी का ठेका तुमने ही नहीं ले रखा है। मैं भी अपनी मर्यादा और अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ। बात आई गई हो गई थी। सुनंदा हमेशा मानवी के लिए परेशान रहती थी, क्योंकि उसे पता था जितनी संपत्ति उन लोगों को विरासत में मिली थी, उतनी ही दकियानूसी और रूढ़िवादी सोच की भी विरासत में मिली थी। मानवी का संयुक्त परिवार था, जिसमें उसकी माँ, उसके अलावा उसके चाचा चाची, दादी और 3 चचेरे भाई भी रहते थे। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। घर के लोग कहते, जन्मते ही उसने पिता को डस लिया था, इसलिए सबने उसे बचपन से ही मनहूस का खिताब दे रखा था। उसके चाचा दिवाकर सिंह गुस्सैल स्वभाव के काफ़ी दबंग आदमी थे, जिनका घर में ही नहीं आस पड़ोस में भी लोग विरोध करने का साहस नहीं करते थे।
कभी कभी मानवी ही अपने अधिकारों को लेकर अपने चाचा जी से भिड़ जाने का साहस रखती थी। वैसे घर के हर मामले में मानवी के चाचा चाची की बातें ही चलती थी। उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में सुनंदा पापा से मिलने नहीं जा सकी। वह काम के सिलसिले में देश से बाहर चले गए थे। एक दिन दोनों सहेलियां सड़क पर टहल रही थी कि उनकी नज़र मंदिर के आंगन में पड़ी, जहां बेंच पर जगवीर बैठा था। सुनंदा को लगा काटो तो खून नहीं, पर मानवी ने उसे समझाया कि डरने की क्या बात है, मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुनंदा उससे मिली और वहां आने के लिए मना किया। मना करने के बाद भी जगबीर वहां आता रहा। जब भी उस पर नज़र पड़ती मानवी उसे सख्ती से मना करती। छोटे शहरों में ये सब बातें तो हवा के संग फैलती हैं। यह बात भी आस पड़ोस में दावानल की तरह फैलने लगी कि मानवी से कोई मिलने आता है। गांव के लोगों की नज़र उसकी गतिविधियों पर थी। एक दिन ये सब बातें उसके चाचा जी के कानों में भी पड़ी। इसे मानवी का दुस्साहस समझ वह गुस्से में आग बबूला हो उठे। वह जगवीर के खून के प्यासे हो गए थे। एक दिन जगवीर फिर आ गया था। उसे बचाने के लिए मानवी भागी भागी मंदिर गई तो फिर वह भी वापस नहीं लौटी। मानवी के चाचा ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अपमान की आग में जलते दिवाकर जी दोनों से अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे, पर दोनों को ज़मीन निगल गई या आसमान, कुछ पता ही नहीं चला। वह सुनंदा पर भी नज़र रखते, पर उसके पास भी मानवी का कोई फ़ोन नहीं आया। पूरे 3 महीने बाद जब सुनंदा एक दिन कॉलेज में थी, मानवी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही बोली, तो कुछ मत बोल, बस मेरी सुन। उस दिन परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि राजवीर की जान बचाने के चक्कर में मुझे उसके साथ भागने का फैसला लेना पड़ा, वरना वह चाचा जी के आदमियों के द्वारा मारा जाता। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। दीदी को मेरी क्या फ़िक्र होगी, वह तो अपने ससुराल में मस्त होंगी। बस किसी तरह मेरी माँ को मेरा संदेशा पहुँचा देना कि मैंने जगवीर से शादी कर ली है। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। सुनंदा किसी तरह 2 दिन के प्रयास के बाद उसका संदेशा उसकी माँ के पास पहुँचा दी थी। इस घटना के पूरे 6 महीने बाद एक दिन अचानक मानवी की मुलाकात अपने चाचा से हो गई। उन्हें देखकर मानवी काफ़ी भयभीत हो गई थी, पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चाचा जी उसकी उम्मीद के विपरीत अपनी सारी नाराज़गी को भुलाकर मानवी को घर चलने के लिए कहा। चाचा का प्यार देख उसका मन भी भावुक हो उठा। चाचा के गले लगते ही उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने घर वालों से मिलने के लिए उसका मन विकल हो उठा। उसी दिन शाम की ट्रेन से उसके चाचा वापस हाजीपुर लौटने वाले थे। उनके कहने पर वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जगवीर के बहुत मना करने पर भी मानवी नहीं मानी और जल्द ही वापस आने का वादा कर हाजीपुर चली गई। उसके आने की खबर सुनते ही सुनंदा अपने सारे काम छोड़ भागी भागी मानवी से मिलने चली गई थी, पर मानवी की चाची ने उसे यह बोलकर कि अभी वह बहुत थकी है, कल बात करना, उसे वहाँ से वापस भेज दिया था। सुनंदा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके और मानवी के बीच ऐसी कैसी औपचारिकता आ गई थी कि बात करने के लिए भी उसे अनुमति की ज़रूरत आन पड़ी थी। पर परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी, जिससे कोई भी रिश्ता अछूता नहीं रह गया था, इसलिए कुछ भी कहना सुनना बेकार था। उसके बाद भी वह 2 दिनों तक मानवी से मिलने की कोशिश करती रही, पर कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया गया। एक दिन वह हिम्मत कर मकान के पिछले हिस्से से मानवी के कमरे की खिड़की तक जा पहुंची। उसकी हिम्मत तो नहीं थी, पर उसने धीरे से मानवी को पुकारा। उसकी आवाज़ सुन झट से वह खिड़की के पास आ गई थी। सुनंदा को इतने करीब देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया था। खिड़की पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे रोते देख सुनंदा की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों का मन रोकर थोड़ा हल्का हुआ तो मानवी बोली, सुनंदा, मैं चाचा जी के यहाँ आकर बुरी तरह फंस गई हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद से चाचा जी के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं।
अपने ज़िद में आकर वह मेरी और राजवीर की शादी को किसी भी तरह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह किसी भी शर्त पर मुझे वापस नहीं जाने देना चाहते। माँ भी अभी तक चुप है। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है। मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इस परिवार को शायद बहुत कठोर आघात दिए हैं, पर मेरे साथ तो चाचा जी और भी बुरा कर रहे हैं। तुम मेरे लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, इस घर से तो मुझे हमेशा तिरस्कार ही मिला, केवल लांछन और अपमान। पर जगवीर से मुझे जीवन में पहली बार मिला निश्चल प्रेम और अनंत प्रेम, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। तुम कुछ भी करके मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना कुछ करती हूँ। बिना किसी हिचक के उसे तसल्ली तो दे रही थी, पर कैसे वह उसकी मदद करेगी, यह उसके समझ में नहीं आ रहा था। दोनों अभी और भी कुछ बातें करती कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से दोनों चौंक कर चुप हो गई। बाहर का अस्वाभाविक अंधकार भी सुनंदा की हिम्मत तोड़ रहा था। मानवी से जल्द ही मिलने का वादा कर सही समय के इंतजार में वह लौट आई थी। उस दिन रात भर वह सो नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह मानवी को वहाँ से निकालने का कोई उपाय सोचती, उसके पहले ही आस पड़ोस में चर्चा होने लगी कि मानवी अचानक ही रात के जाने किसी बेला में घर छोड़कर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कड़े पहरे के बावजूद कैसे मानवी वहाँ से भागने में सफल हुई। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन अचानक जगवीर उसे ढूंढता हुआ हाजीपुर पहुँचा। तब एक नई बात सामने आई कि मानवी तो दिल्ली पहुँची ही नहीं। जब से वह दिल्ली से आई थी उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए जगवीर घबराकर चला आया था। जब उसने दिवाकर जी से बातें की तो वो बोले, यह बात तो सबको पता है कि उसे तो इसी तरह घर छोड़कर जाने की आदत है। न जाने किस समय बिना घर में किसी को बताए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब तो मुझसे ज़्यादा उसे खोजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ही पता करो वह कहाँ गई। उसका पता लगाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। जगवीर द्वारा पुलिस में भी कंप्लेन किया गया, पर मानवी का कहीं पता नहीं चल सका था। मानवी न जाने कहाँ थी, अपने हृदयहीन चाचा के कठोर सजा का दंड भुगत रही थी या फिर कहीं दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। सभी सिर्फ उसे खोजने की बातें कर रहे थे, पर उसका पता कोई नहीं लगा पा रहा था। इस घटना के पूरे 3 महीने बाद अचानक एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना दानापुर के आसपास हुई। इस एक्सीडेंट के दूसरे दिन दिवाकर जी के पास फ़ोन आया कि एक मरी हुई लड़की के पास से उसका फ़ोन नंबर और पता मिला है, आकर उसकी पहचान करें। जब वह वहाँ गए तो उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचल गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसकी पहचान कुछ उसके कद काठी हाथ की बनावट और उसमें लटकी अंगूठी से की गई थी। वह अंगूठी सुनंदा की थी, जिसने कभी खेल खेल में पक्की दोस्ती की खातिर मानवी की अंगूठी से बदल ली थी। वह अंगूठी मानवी हमेशा पहने रहती थी। उसके बाह में अटके बैग में हाजीपुर का पता और फ़ोन नंबर भी मिला, तो शक की भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जब मानवी को हाजीपुर लाया गया, खुद सुनंदा भी करीब जाकर देखी थी। 100% वही अंगूठी थी। मानवी को छत विछत अवस्था में देखते ही दुख और संताप से थर थर काँपती सुनंदा वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। उसी बीच उसके चाचा आनन फानन में उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब उसे होश आया तब तक मानवी के अंतिम विदाई हो चुकी थी। कहने सुनने को बचा ही क्या था। कड़वा सच आंखों के सामने था। सवाल तो कई थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। हाँ, उस रात जब वह कमरे में कैद मानवी से मिलने गई थी, अगर उस समय अपनी कायरता दिखाकर भागने के बदले थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद मानवी जिंदा होती। 3 महीने तक वह कहाँ थी, किसी को कुछ पता नहीं था। न जाने मानवी को क्या क्या झेलना पड़ा होगा, कितना अपमान, कितनी कटुता सह मानवी इस दुनिया से विदा हुई होगी। अब जब भी सुनंदा अकेली होती तो मानवी की आत्मा उसे कचोटती रहती। मानवी उसके लिए न जाने कितने लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। जब उसकी बारी आई वह कायरों की तरह सोचती ही रह गई। मानवी के अकाल मृत्यु से उसे गहरा सदमा लगा था,
परिस्थिति को देखते हुए उसके पापा ने उसकी शादी अमेरिका में कार्यरत दीपक से तय कर दिए थे। दीपक से उसकी शादी क्या हुई, भारत ही छूट गया। अतीत में भटकते हुए जाने कब उसकी आंख लग गई। सपने में भी उसे मानवी ही नजर आई, जो उसके बगल बिस्तर पर बैठी उसे उदास नज़रों से देख रही थी, जैसे कह रही हो सबके साथ तुम भी मुझे भूल गई। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, उसकी नींद खुल गई। जब से वह आई थी सपनों का एक सिलसिला सा बन गया था। कभी आधी रात को तो कभी सुबह सवेरे के सपने में मानवी उसे नज़र आने लगी थी। जब वह कभी भी इन सपनों की चर्चा सुमोद से करती तो वह उसे समझा देता, दीदी वह आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी यादें अक्सर आपके दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं, इसलिए वह आपको सपने में भी दिखती है। वह चुप रह जाती। कुछ दिनों बाद उसे यह पता चला कि आस पड़ोस में भी लोगों के बीच चर्चा थी कि मानवी की आत्मा शिव मंदिर के आसपास भटकती रहती है। लोगों ने शाम के बाद उधर जाना छोड़ दिया था। बस एक मानवी की माँ सावित्री देवी थी, जो अब भी शाम के समय बदस्तूर वहाँ दिया जलाने जाती थी। लोगों से तरह तरह की बातें सुनकर मानवी के मौत का सत्य जानने के लिए सुनंदा और भी परेशान हो गई थी, पर घर में शादी के माहौल के कारण कुछ भी खुलकर बातें कर नहीं पा रही थी। एक दिन मामी ने उसे विवाह संबंधित कुछ सामान लाने के लिए पटना भेजा। वह उनके ही बताए एक दुकान पर सामान छांटने में व्यस्त थी कि एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, अरे दूसरे पैकेट में देखो ना, मैं जानती हूँ उसे सब पसंद आ जाएगा। हूबहू मानवी की आवाज़ थी। वह चौंककर आवाज़ की तरफ मुड़कर बोलने वालों को देखने की कोशिश की, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सेल्स गर्ल से जानना चाहा कि कौन बोल रहा था। उसने किसी सपना मैडम का नाम बताया और मिलवाया भी, पर उसकी आवाज़ कहीं से भी मानवी जैसी नहीं थी। पर थोड़ी देर बाद दुकान में लगे आईने में उसे मानवी की एक झलक ज़रूर दिखाई दी, पर उसके मुड़ते ही वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। एक दिन उसके एक क्लासमेट मधुकर ने उसे फ़ोन कर खाने पर बुलाया। साथ ही उसने कुछ और भी लोगों को जो उस समय उसके साथ पढ़ते थे और आसपास ही रहते थे, उन्हें भी फ़ोन कर एक होटल में एकत्रित किया। सुनंदा को आश्चर्य हुआ, इतने कम समय में ही सब लोग कितने बदले बदले से लग रहे थे। फिर भी आपस में स्नेह वही था। सब लोग मिलकर देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे की जानकारियाँ लेते रहे। जब सब लोग चले गए, एकांत पाकर सुनंदा मधुकर से मानवी के विषय में अपने मन में उठते सारे संशय और अपने अनुभव को शेयर किया। कभी मधुकर के मन में जो मानवी के लिए प्यार था, उस प्यार का वास्ता देकर उसके विषय में सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बोली तो वह थोड़ा कन्फ्यूज सा दिखा। फिर भी उसके साथ सहयोग करने और जल्द ही मानवी के विषय में जानकारियाँ हासिल करने का वादा किया। सुबोध की शादी करीब होने पर वह खुद भी काफ़ी व्यस्त हो गई थी। शादी के बाद वह सोच रही थी कि वह मानवी के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना काम कहाँ से शुरू करे। तभी एक दिन मधुकर का फ़ोन आ गया था। वह उसे अपने घर पर बुला रहा था। वहाँ उसने सुनंदा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। वहाँ जाने का उसका मन तो नहीं कर रहा था, पर जाना ही पड़ा। वहाँ मधुकर और उसकी माँ ने बहुत प्रेम और आत्मीयता से उसका स्वागत किया। कुछ औपचारिक बातों के बाद मधुकर बोला, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। मानवी के विषय में तुम जानना चाहती थी ना कि क्या हुआ? हाँ हाँ ज़रूर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी बताओ। तो सुनो, मानवी मरी नहीं, जिंदा है। आज मैंने उससे मिलवाने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? वह जड़वत शब्दहीन बैठी रह गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वह सपने में भी नहीं सोची थी कि मानवी से यूँ मुलाकात होगी। वह अभी अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि बगल वाले कमरे से निकलकर मानवी वहाँ आकर खड़ी हो गई। हल्के नीले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पहले से काफ़ी दुबली पतली हो गई थी, पर उसके हंसमुख चेहरे पर वही आकर्षण था। आते ही सुनंदा के गले लग गई। फिर तो देर तक दोनों एक दूसरे को अपने अपने आंसुओं से भिगोती रही, जैसे आंसुओं से ही दोनों बरसों की अनकही बातें कह डालेंगी। जब दोनों का मन थोड़ा शांत हुआ तो मधुकर बोला, मेरा यह सरप्राइज़ तुम्हें कैसा लगा सुनंदा?
मधुकर की आवाज़ ने जैसे दोनों को वापस इस दुनिया से जोड़ दिया। एक लंबी सांस भरकर सुनंदा बोली, मौत और मातम के बाद जिंदगी से मुलाकात कितनी अलौकिक लगती है। यह कोई मुझसे पूछे मधुकर, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए। ऐसी सुंदर सौगात जीवन में पहली बार मिली है। जहाँ प्रकाश की एक किरण नसीब नहीं थी, तुमने तो प्रकाश पुंज ही पकड़ा दिया। अब तुम दोनों मुझे इस नाटक का रूपक भी समझा दो ताकि मुझे पूरी तसल्ली हो जाए। तब मानवी ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू कर दिया था। तुम्हें याद होगा जब हम दोनों की मुलाकात उस रात खिड़की पर हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह चाचा जी के चुंगल में फंस गई थी। उनके प्रवचन से जर्जर हो गए मेरे हृदय पर आघात हो रहा था कि मैं जगवीर को छोड़ दूं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसे छोड़ देने से यहाँ किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। जगवीर से अलग होकर उसकी ज़िंदगी ज़रूर तबाह हो जाएगी। जो हो गया सो हो गया, उसे वापस सुधारा नहीं जा सकता था। अपनी चुप्पी तोड़कर माँ भी मेरे साथ खड़ी हो गई थी। उन्होंने मेरी शादी को मान लिया था और मुझे वापस जगवीर के पास भेजना चाहती थी। माँ का चाचा जी के विरुद्ध जाना उन्हें और भी क्रोधित कर दिया। उसी दिन मुझे चाचा जी ने घर से दूर एक सुनसान स्थान पर कैद करवा कर रख दिया और इसकी भनक माँ को भी नहीं लगने दी। देखते देखते उस कैद में 3 महीने गुजर गए। मैं वहाँ से किसी तरह भागना चाहती थी। मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अलबत्ता धमकियाँ ज़रूर मिल रही थी कि मैंने भागने की कोशिश की तो जगवीर को मार दिया जाएगा। फिर भी एक दिन मुझे मौका मिल ही गया जब मेरी देखभाल करने वाला ताला खुला छोड़ किसी से बात करने में व्यस्त हो गया। मैं धीरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा सटा दी। वह थोड़ी देर में आकर ताला लगाकर चला गया। उसके जाते ही मैं वहाँ से भाग निकली। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद मुझे सड़क दिखा जिसके साथ चलते हुए मैं शहर में आ गई। चलते चलते सुबह हो गई थी। तुरंत मुझे याद आया कि यहाँ पर मधुकर का घर था। मैं बिना सोचे समझे मधुकर के घर के बेल का बटन दबा दिया। मुझे फटे हाल अवस्था में पाकर पहले तो मधुकर बहुत घबराया, पर मेरी सारी बातें सुनने के बाद मधुकर और उसकी माँ मनीषा आंटी दोनों ने मुझे बड़े प्यार और सम्मान से अपने घर में शरण दिया और तत्काल किसी से भी संपर्क करने के लिए मना कर दिया। तभी बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण भयंकर रेल दुर्घटना हो गई। चूँकि मधुकर रेलवे में ही काम करता है इसलिए वह काफ़ी व्यस्त हो गया। तभी उसके दिमाग में ये एक योजना आई, क्यों न चाचा जी का मुझ पर से ध्यान हटाने के लिए इस दुर्घटना का फ़ायदा उठाया जाए। उसने मुझसे सलाह कर एक लावारिश लाश को मेरा नाम दे दिया और मुझे मृत घोषित करवा दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने आगे बताना शुरू किया। मेरी मृत्यु का चाचा जी को आसानी से विश्वास हो गया, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन में वह मुझे तलाश रहे थे, जिससे मेरे मरने का उन्हें पूरा विश्वास हो गया और चाचा जी ने मेरी तलाश बंद करवा दी। यहाँ का मामला शांत होते ही मैं मधुकर के साथ दिल्ली पहुँची तो वहाँ एक दूसरा दुर्भाग्य मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। घर के बाहर ही पता चला कि जगवीर की माँ ने पहले मुझे गायब फिर मरा हुआ जानकर अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दी। उन्हें वैसे भी मैं पसंद नहीं थी। जब फ़ोन कर मधुकर ने उसे बाहर बुलाया तो मुझे देखकर वह जितना खुश हुआ उससे ज़्यादा परेशान हो गया। अजीब से धर्म संकट में वह फंस गया था। तब मुझे ही बोलना पड़ा कि वह किसी को मेरे जीवित होने के विषय में कुछ ना कहे और मुझे मरा हुआ ही मान ले। तलाक का पेपर तैयार करवाएं, मैं समय पर आकर साइन कर दूंगी। मैं उल्टे पाँव वापस आ गई। मधुकर ने ही मुझे अपने एक दोस्त की कंपनी में नौकरी दिलवा दिया। उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। मैं इस कंपनी के लखनऊ वाले ब्रांच में काम कर रही हूँ। काम के सिलसिले में अक्सर पटना आती जाती हूँ। कभी कभी अपना चेहरा ढककर हाजीपुर के शिव मंदिर तक माँ को देखने चली जाती हूँ। वहाँ किसी की नज़र मुझ पर गई और लोगों ने मुझे भटकती हुई आत्मा का खिताब दे दिया। एक दिन माँ को मंदिर में अकेला पाकर मैंने अपने जिंदा होने की बात उन्हें बता दी। उन्होंने चाचा जी के खतरनाक इरादे को समझते हुए किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन तुमसे मिलने भी मैं गई थी, क्योंकि प्लेन में ही तुम मुझे दिख गई थी।
तुम्हें मंदिर तक आने का इशारा मैंने ही किया था, पर तुम मुझे भूत समझकर शायद डर गई थी। फिर क्या तुम्हारी मुलाकात जगवीर से कभी नहीं हुई? पहली बार सुनंदा के मुंह से आवाज़ निकली थी। हाँ, मुलाकात हुई थी, पर कोर्ट में तलाक देने के लिए। वह एक लंबी चौड़ी रकम भी मुझे देना चाह रहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। तब आगे तुमने क्या सोचा है? जवाब मधुकर ने दिया। मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया है, पर यह कुछ फैसला नहीं कर पा रही है। मैं और मेरी माँ दोनों इस शादी के लिए तैयार हैं। मैं तो अपना ट्रांसफ़र भी लखनऊ करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर यह तैयार नहीं हो रही है तो अब तैयार होगी। इसकी तरफ से मैं हाँ करती हूँ। मेरी दोस्ती की खातिर मानवी को तुमसे शादी करनी ही होगी। क्यों मानवी, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। सबकी नज़रें मानवी पर ही टिकी थी। उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही हामी भरी, वहाँ खुशी का माहौल बन गया। 4 दिन बाद में ही पटना के एक मंदिर में मधुकर और मानवी की शादी का समारोह साधारण ढंग से संपन्न हो गया। सुनंदा जब दोनों से विदा लेने गई, मधुकर से बोली, तुम मानवी का ख्याल रखना, इतनी सी उम्र में ही इसने बहुत दुख झेले हैं। मधुकर उसे आश्वासन करते हुए बोला, इससे पहले मानवी के साथ उसके चाचा ने चाहे जो किया, पर अब मानवी उन लोगों से नहीं डरेगी। सच सबके सामने आएगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी शक्तियों का दायरा चाहे कितना बड़ा ही क्यों न हो, पर वह अंजाम के दायरे से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अंजाम हमेशा नियति ही निर्धारित करती है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, अब मानवी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अमेरिका लौटते समय सबसे विदा लेकर जब सुनंदा फ्लाइट में बैठी तो उसका मन बिल्कुल शांत था। अतीत का जो पन्ना उससे अलग होकर उसे दर्द दे रहा था, फिर से जीवन की किताब में जुड़ गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।